सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सपा सरकार में लागू की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 के स्थान पर योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 लागू करने जा रही है और आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। साथ ही नई नीति में छोटे शहरों में टाउनशिप योजना शुरू करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा 12.50 एकड़ कर दिया गया है। वहीं पहले यह सीमा 25 एकड़ थी। इससे छोटे शहरों में भी टाउनशिप बसाने का रास्ता खुल जाएगा, जबकि बड़े शहरों में क्षेत्रफल की सीमा 25 एकड़ कर दी गई है। वहीं अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। बता दें, लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, लोक भवन में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में? जी, मैं आपको बता दें कि ये जो कैबिनेट बैठक जो है लोक भवन में होने वाला है, ये लोग जो कैबिनेट बैठक की जो मंजूरी मिल गई है और इस कैबिनेट बैठक में तमाम जो प्रस्तावों पे चर्चा भी हो सकती है और मंजूरी भी मिल सकती है। इसका मेन इसका मुद्दा है कि जो सपा सरकार 2014 में जो इंटीग्रेट टाउनशिप का जो मंजूरी था, वो अब योगी सरकार के उत्तर इंटीग्रेट टाउनशिप को आज प्रस्ताव मिलेगा, इस पर मंजूरी मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पहले जो है इसमें 25 एकड़ के इंटीग्रेट मंजूरी हुआ था, लेकिन इस बार जो 12.5 एकड़ जमीन जो है टाउनशिप के लिए मंजूरी मिलेगा। वहीं साथ ही आपको बता दें कि जो बड़े छोटे शहरों के लिए 12.5 एकड़ जमीन के टाउनशिप हुआ है और वही बड़े शहरों के लिए इसमें 25 एकड़ जो इंटीग्रेट टाउनशिप के मंजूरी दिया गया है। पहले जब सपा सरकार थी तब इसमें 50 एकड़ का था, लेकिन इसमें बदल के इस बार योगी सरकार जो है इसमें पूरी तरह से कैबिनेट बैठक में इसमें मंजूरी मिलेगा। साथ ही बता दें कि ये जो कैबिनेट बैठक है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम जो प्रस्तावों पे है जो मंजूरी मिलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें तमाम जो योगी उद्यमियों हैं उनको लेकर एक बड़ा एक सौगात मिल सकता है, इसमें मंजूरी मिल सकती है। तमाम जो चीज़ें योगी सरकार उत्तर प्रदेश में या कहे तमाम क्षेत्रों के लिए इस बार जो कैबिनेट बैठक में जो है इसमें मंजूरी मिलेगी और उनको प्रस्ताव भी मिल सकता है। मयूरी, तो इसको लेकर जो कैबिनेट बैठक हो रही है उसमें योगी सरकार के छोटे उद्यमियों से लेकर बड़े उद्यमियों तक के, वहीं बीमा दुर्घटना बीमा पॉलिसी में भी 5 लाख तक के इसमें जो है मंजूरी प्रस्ताव होगा। तमाम विश्वविद्यालयों के भी कई जो MBBS सीटें हैं उसमें भी प्रस्ताव शामिल हो सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि चाहे मेडिकल क्षेत्र से लेकर स्कूलिंग क्षेत्र से लेकर तमाम क्षेत्रों में लेकर आज कैबिनेट बैठक में जो मंजूरी होगा वो उस पर प्रस्ताव साबित होगा। वही नगर विकास योजना, अधिनियम विकास योजना को भी लेकर जो योगी सरकार इस कैबिनेट बैठक में आज प्रस्ताव साबित होगा। इस अधिनियम को लेकर आज पूरी तरह से कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी और इसमें कई प्रस्तावों पे भी मंजूरी मिल सकती है। जी मयूरी। सुहानी, क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है? जी मयूरी, बता दें कि जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट बैठक है इसमें आज मंजूरी मिली है और ये कहीं ना बहुत बड़ा ये साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें तमाम जो प्रस्ताव है जो पहले भी पूरा नहीं हुआ है, जो सपा सरकार से लेकर अभी तक जो भी पूरा नहीं होता रहा, उससे योगी सरकार आज कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पे मंजूरी देंगे। तमाम जो आपके क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि 2024 चुनाव आने वाला है, इसमें तमाम जितने भी विपक्ष पार्टियाँ अपनी अलग अलग रणनीतियों को लेकर 2024 चुनाव में उतर रही हैं, वही बीजेपी भी जो है अपने 9 साल के को भी लेकर जनता के पास जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो अधूरे काम है उसको लेकर जो योगी सरकार है पूरी तरह से तैयार है और अपनी अलग अलग रणनीतियों से और अपनी तमाम जो उनके कार्यकर्ता है और उनके तमाम जो मंत्री हैं उसको लेकर आज बैठकें करेंगे। जो तमाम चीज़ें अभी अधूरी बची है उसको पूरा करने के लिए इसमें प्रस्ताव साबित होगा। वहीं बताया जा रहा है कि जो भी GIS टैग वाला, जो कि किसानों की बात करें तो GIS टैग के तमाम जो ऐसे उनके वस्तुएं थी जो कि अब विदेशों में जा रही है और उससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों को भी बहुत ज़्यादा इसमें उनके लाभ
मिल रहा है। तो कहा जा रहा है कि योगी सरकार जो है सिर्फ किसान क्षेत्रों से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों में बदलाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे नए नए उनके उपकरणों के लिए भी इसमें प्रस्ताव मंजूरी मिल सकता है। साथ ही जो मेडिकल क्षेत्र जो है उसके क्षेत्रों में भी तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए इसमें कैबिनेट बैठक में मंजूरी देंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट बैठक है वो 2024 चुनाव को लेकर मद्देनजर देकर काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसमें कई ऐसे प्रस्ताव, बड़े अहम प्रस्ताव जो है उसमें मंजूरी मिल सकता है। जी मयूरी। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। जहां पीएम मोदी ने विरोधी दलों से सवाल पूछा, दोहरी व्यवस्था में देश कैसे चलेगा, और उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है और पीएम के इस बयान के बाद पीएम विपक्षी दलों के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। जहां एएमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर कांग्रेस तक तमाम विपक्षी दलों ने यूसीसी को चुनावी एजेंडा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है यूसीसी पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर जो है वो यूसीसी का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश का उच्चतम न्यायालय भी कई बार कह चुका है कि यूसीसी को लागू किया जाए, लेकिन जो लोग मुस्लिम समाज के हितैषी बनते हैं वही इनके बात करें तो इनके उद्धार में बाधक बनते चले आ रहे हैं। ये इनके सच्चे हितैषी बिल्कुल नहीं है। अगर ये इनके सच्चे हितैषी होते तो रोजगार और तमाम ऐसी चीजें जिसमें मुस्लिम समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। कई प्रकार के हथकंडे सभी राजनीतिक दल अपना रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने यूसीसी के मॉडल पे फिर से वापस आ गई है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तब यूसीसी की चर्चा जोरों शोरों पर आई थी, लेकिन बाद में कोविड के अच्छे खासे समय के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी की बात करना शुरू कर दिया है। विधि आयोग ने बाकायदा कई लोगों को ये विचार व्यक्त करने को दिए हैं कि यूसीसी पे आप अपने विचार व्यक्त करें। तमाम नागरिक खत लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और 15 जुलाई तक का विधि आयोग ने समय भी दिया है। पीएम मोदी ने जब मध्य प्रदेश की धरती से यूसीसी का जिक्र किया तो इसके दो मायने थे। एक तो लोकसभा चुनाव के हितों को साधना और दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिन कुल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 दशकों से अपनी सत्ता चला रही है। यहाँ से 29 लोकसभा सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम दौरा भी माना गया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने यूसीसी की बात की, उन्होंने साफ कहा कि एक घर में 2 नियम नहीं हो सकते, 2 लोगों के लिए 2 नियम कायदे कानून नहीं हो सकते। उसी तरीके से एक देश में एक कानून रहना चाहिए, ना कि 2 कानून लागू हो सकते हैं। समान नागरिक संहिता की बात सुप्रीम कोर्ट भी करता रहा है, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंकों के ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों ने तंज कसा है पीएम मोदी पे और भारतीय जनता पार्टी पे जमकर निशाना साधा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री शायद आर्टिकल 29 को भूल गए हैं। वो आर्टिकल 14 को तो याद रखना चाहते हैं, लेकिन आर्टिकल 29 में क्या है ये भूल गए हैं। वहीं अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से ट्रिपल तलाक का विरोध इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने फायदे के लिए किया जाता था, लेकिन आखिरकार ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया
और मुसलमानों बहनों को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको इससे काफी फायदा मिला और जमकर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं का वोट भी लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम समाज के विकास में बाधक था, इसी प्रकार से यूसीसी के माध्यम से देश का विकास होगा, एक देश होगा तो एक कानून भी होना चाहिए। विवेक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात कर रहे थे, वहीं तमाम विपक्षी दल इसे चुनावी एजेंडा बता रहे हैं, तो क्या लगता है आगामी चुनाव में ये मुद्दा गर्म रह सकता है? देखिए, ये मुद्दा काफी ट्रेंडिंग है, ये मुद्दा अब चलने वाला है, क्योंकि 15 जुलाई तक विधि आयोग ने सभी नागरिकों से उनके विचार मांगे हैं कि यूसीसी पे वो क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले ही कहा था कि यूसीसी का प्रावधान लाया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने अब तक इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई थी जो भारतीय जनता पार्टी अब दिखाने को तत्पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इससे आगे चल के फायदा होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो प्रवक्ता केसी त्यागी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी एजेंडे की राजनीति कर रही है। यूसीसी पे धार्मिक मुद्दों पर बंटवारा करके और वोटों का बंटवारा करके पूरा गेम जो है वो अपनी तरह करने को आतुर दिख रही है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से कल ओवैसी का बयान आया था, कांग्रेस ने कल इस पर बयान दिया था, तो हर विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बन चुका है मयूरी, और भारतीय जनता पार्टी इसको लीड करते हुए देखी जा सकती है। तमाम घोषणा पत्र के तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हुए हैं, जिसको अब वो पूरे करने पर तत्पर दिख रही है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, भाजपा लगातार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, और मिशन 2024 के लिए यूसीसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला, तो वहीं विपक्षी दल भी पीछे नहीं रहे, वो लगातार इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, जहां संगठन के विस्तार करने के लिए ये बैठक होगी। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए ये बैठक की जाएगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को निर्देश देने में लगे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। विपक्षी दलों को बदनाम करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ती है और चुनाव के मद्देनजर सपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद करने में लगी हुई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, अखिलेश यादव बाराबंकी में पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बैठक में? चुनाव में समाजवादी पार्टी हर मुमकिन प्रयास कर रही है कि सपा की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि 50 सीट लोकसभा मजबूती से लड़ते हुए आएगी, तो उसके ऊपर ग्राउंड पर काम करते हुए लगातार उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं तमाम पदाधिकारी कहीं न कहीं आज के दौर में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में मिली हार के बाद सपा सबक लेकर और 2024 चुनाव में एक बेहतर मार्जिन के लिए कहीं न कहीं चुनावी मैदान में अभी से ही अपने तमाम दावे वादे कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी के कार्यकर्ताओं के साथ एक तो मंत्री देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सपा लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों की जिलेवार बैठक करके और एक तरह से कहे तो पार्टी कार्यालय से प्रशिक्षण भी शुरू कर दी है और मतदाता सूची को लेकर कैसे कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कैसे मतदाता सूची को नजर बनाना है, इसको लेकर समय समय पर पदाधिकारी कहीं न कहीं प्रशिक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज बाराबंकी के तमाम पदाधिकारियों को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम निर्देश देंगे। आपको बता है कि 2024 चुनाव को लेकर सपा जन जागरण यात्रा निकाल रही है, जो सीतापुर के लखीमपुर में संपन्न हो चुकी है। हरदोई में आने वाले दिनों में ये यात्रा दिखेगी।
बाद लखनऊ के आस पड़ोस के जो जिले हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां अखिलेश यादव की ये यात्रा पहले जाने की बात कही जा रही है। उसी क्रम में बाराबंकी में भी ये रथ यात्रा कहीं न कहीं जुलाई में जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि रथ यात्रा को लेकर, जन जागरण की रथ यात्रा को लेकर जो तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किए जा रहे हैं कि आखिर किस रूट से ले जाया जाए जिससे चुनाव को अपने पक्ष में किया जा सके। साथ ही साथ जिन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खूब बेहतर प्रदर्शन किया या भारतीय जनता पार्टी के हाथों में वो सीट नहीं है, वहां पर कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से मेहनत करते हुए और रेड लाइन के तहत उसको अपने पाले में करने के लिए लगी हुई है। आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो बाराबंकी के तमाम पदाधिकारियों को जन जागरण यात्रा के जो रूट मैप होगा, रोड मैप होगा, उस पर बात करेंगे अखिलेश यादव। और साथ ही जल्द अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी अगर देखे तो प्रमुख मुद्दा में से अगर देखे तो जाति जनगणना और सामाजिक न्याय को लेकर लगातार बात करते हुए नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं निर्देश दे सकते हैं कि आम जनता के बीच जाए और अपनी बातों को रखें। विवांशु, जिस तरह आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। संगठन के विस्तार के लिए आज बैठक होगी, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना किया जाएगा। इससे कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज की इस बैठक में संगठन को भी विस्तार देने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर से सपा हर एक कोर्ची में अपने तमाम पदाधिकारियों को तैनात करना चाहती है जिससे 2024 का चुनाव अपने पाले में कर सके। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखें तो विपक्षी दलों की बैठक के बाद से जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके अंदर काफी जोश और उत्साह आ चुका है 2024 चुनाव को लेकर। वही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अगर कहीं ना कहीं देखें एक चुनौती की एक मैसेज भी गया है विपक्षी दलों की बैठक के बाद से। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और साथ ही एक अभियान खत्म होता है तो 2 अभियान उनके तैयार रहते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इन अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ठीक सामने खड़े नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा का जो एक कहीं ना कहीं देखिए अभेद जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 लोकसभा चुनाव से, उसको गिराने में क्या सपा कामयाब हो पाती है या भाजपा अपने मंसूबों में फिर कामयाब होती है, वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर निश्चित तौर से देखें तो समाजवादी पार्टी 2024 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पुरजोर तैयारी कर रही है जिससे एक बेहतर रिजल्ट दे सके। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को वाले जब देखा जाए तो तमाम बाराबंकी के ऐसे कार्यकर्ता है जो पिपरामिंट की खेती को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं और कृषि के क्षेत्र से बाराबंकी काफी अहम है, तो यहाँ के तमाम किसान नेताओं से भी आज बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए मैदान में उतर चुकी है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।